Hey guys, welcome back on the lecture series of microeconomics. We were discussing unit 6 which was the forms of market and price determinations. Okay, so ये पार्ट 3 है यूनिट 6 का, जिसमें हम मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यानी कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 2 था. इस पार्ट में हम ये 4 टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज द मोनोपोली एंड इट्स टाइप. द सेकंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोपोली. एंड थर्ड इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोली, और मोनोपोली जो मार्केट है वो कैसे क्रिएट होती है, क्रिएट की जाती है. एंड द फोर्थ इज द प्रॉफिट इन मोनोपोली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, द मोनोपोली. ओके, सो द मोनोपोली टर्म मीन्स अ सिंगल सेलर, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर. ओके, सो मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि जहां पर मार्केट में सिंगल सेलर मौजूद होता है. ओके, सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है. इन इकोनॉमिक्स अ मोनोपोली रेफर्स टू अ फर्म विच हैज द प्रोडक्ट विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट. अब अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो दो प्लेयर हो जाएंगे ना मार्केट में. लेट सपोज करते हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है. इन सभी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं. पर बी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. इसका मतलब इस प्रोडक्ट का जो बेचने वाला है वो अकेला ही है ना, और कोई मार्केट में है ही नहीं, उस जैसा प्रोडक्ट भी नहीं है. तो ये जो बी जो होगा वो क्या होगा, वो मोनोपोलिस्ट होगा, है ना. तो ऐसे मार्केट में जहां पर बी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसको हम मोनोपोली बोलते हैं, क्योंकि सिंगल सेलर सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को. ओके, अब ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट खाली होगी और फिर उस इकोनॉमी में कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेचा जाएगा. इसका मतलब ये होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, यानी कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक ही सेलर बेच रहा है. ओके, सो यहाँ पर सिंगल सेलर इंपॉर्टेंट टर्म्स है. देयरफॉर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस इट इज अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री भी वही होगी और फर्म भी वही होगी, है ना, क्योंकि फर्म इंडस्ट्री जो है फर्म्स को मिलकर बनती है. तो फर्म अगर एक है तो इंडस्ट्री और फर्म सेम होगी. ओके, अ मोनोपोली इज अ मार्केट विद सिंगल सेलर कॉल्ड द मोनोपोली, जिसको हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं सेलर को, बट विद मैनी बायर्स, और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अ मोनोपोलिस्ट एक्सरसाइज सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी. तो उसका पूरा कंट्रोल जो है वो किस पे होता है, मार्केट प्राइस पर होता है. वो जब चाहे मार्केट प्राइस बढ़ा सकता है, जब चाहे मार्केट प्राइस कम कर सकता है, क्योंकि एक ही बेचने वाला है और कोई है नहीं है मार्केट में, कंपटीशन ही नहीं है. तो मोनोपोली में जीरो कंपटीशन होता है, ये याद रखना. ओके, तो जीरो कंपटीशन में फर्म को फुल पावर मिल जाती है प्राइस के ऊपर. ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोनोपोली में. पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है सिंगल सेलर होता है. ये हमने डिस्कस कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट, है ना. लार्ज नंबर्स ऑफ द बायर्स, तो सिंगल सेलर होता है, एक जो है वो सेलर होता है, और एन नंबर्स जो होते हैं बायर्स होते हैं, है ना. खरीदने वाले बहुत हैं पर बेचने वाला सिर्फ एक ही है. टू एंट्री बैरियर्स होते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फ्री एग्जिट फ्री एंट्री होता है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है. पर मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है. आपको आने के लिए कुछ कुछ एक तरीके से कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं. ओके, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री बैरियर्स का मतलब क्या होता है. अभी हम सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं. तीसरा जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. तो यहाँ प्राइस जो है भेदभाव किया जाता है. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं होता. और प्राइस मेकर, तो ये फर्म जो होती है प्राइस मेकर होती है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं प्राइस टेकर होती हैं. ओके, सो ये दो डिफरेंस है करेक्ट मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में. ओके, आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. सिंगल सेलर की अगर बात करें, अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द पार्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस इन द मार्केट अक्रूइंग टू अ रादर लार्ज नंबर्स ऑफ द बायर्स. ओके, अब बहुत सारे बायर्स होते हैं. अ सिंगल सेलर हैज अ टोटल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शंस एंड सेलिंग ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफरिंग. This also means that the seller has no competition and holds the entire market share of the offering that it leads in. तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है मार्केट में, उसका पूरा कंट्रोल होता है और पूरा मार्केट शेयर उसी का होता है. यानी कि 100% मार्केट कवरेज जो होती है वो उसी सिंगल सेलर के पास होती है. ओके, जब चाहे वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जब चाहे प्रोडक्शन कम कर सकता है, जितने चाहे प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर सकता है, अगर अगर कोई बायर उसे खरीदना चाहता है तो.
ओके। सेकंड है बेरियर्स टू एंट्री। बेरियर्स टू एंट्री का मतलब होता है कि एंट्री करना आसान नहीं होता इस मार्केट में, यानी कि आपको अगर आपको मोनोपोली में जाना है, कोई सिंगल सेलर बेच रहा है तो आप भी चाहते हो नहीं मैं भी यही बेचूंगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ऐसे नहीं बेच सकते। सो इन मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री ड्यू टू द बेरियर्स लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन इंसरमाउंटेबल कोड्स ऑफ द प्रोडक्शन एटसेट्रा। कभी कभी कॉस्ट क्या होती है, कभी कभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है कि दूसरी फर्म्स उठा ही नहीं सकती इतनी कॉस्ट, इसीलिए सिर्फ एक ही फर्म होती है जो पूरे इतने लार्ज वैल्यूम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर चलती हैं। ओके, सो जैसे आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी फर्म्स होती है, बहुत बड़ी, जो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई को या डिमांड को कवर कर सकती हैं, तो वो तो एक ही दो होंगी ना, बहुत कम होंगी या एक ही होंगी। तो ऐसे में क्या होता है, कोई न्यू फर्म्स इसमें मार्केट में एंटर नहीं करती क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हो सकता है कि कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की वजह से भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना, तो हम देखेंगे आगे कि मोनोपोली कैसे क्रिएट होती है, पर एंटर करना बड़ा मुश्किल है इसमें, है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक प्राइस का अलग अलग प्राइस चार्ज करना, यानी कि एक कोई कमोडिटी है, लेट्स सपोज करते हैं ए, तो तो एक्स पर्सन से ये वाला प्राइस चार्ज किया जा रहा है, $10 चार्ज किया जा रहा है, और यही सेम प्रोडक्ट है वाई से जो है वो बोला जा रहा है कि आप $11 दे दो। ओके, इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पर सेम प्राइस है, मतलब सेम सेम प्रोडक्ट है, ओके, पर डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है डिफरेंट कंज्यूमर से। The price discrimination can be defined as the practice by the seller of charging different price from different buyers for the same goods and services. A monopolist has the leverage to carry out the price discrimination as he is the market and acts as per his suitability. Okay. So no close substitute, कोई substitute available नहीं होता. The monopolist produces a product or services that has no similar close substitute. मार्केट में उस जैसा प्रोडक्ट होता ही नहीं है ना, इसीलिए कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उस जैसा दिखने वाला कोई और प्रोडक्ट है मार्केट में, जैसे अगर कोई टी बेच रहा है तो हाँ उस जैसा मार्केट में कॉफ़ी अवेलेबल होता है ना, क्योंकि कोई अगर ड्रिंक में पेप्सी बेच रहा है तो हाँ इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कोका कोला, है ना। तो ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। जैसे अगर कोई पेन बेच रहा है तो हाँ इसका सब्स्टिट्यूट है पेंसिल, पर कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है ना, तो वो क्या है, वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। A monopolist has the power to charge any price of its product, इसलिए प्राइस मेकर होता है। ओके, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोली एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। तो पहला होता है ऑनरशिप ऑफ द की रिसोर्सेज, नेचुरल मोनोपोली, इंटेलेक्चुअल यानी कि आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोडक्शंस, एंड द फोर्थ इज द गवर्नमेंट फ्रेंचाइज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑनरशिप द की रिसोर्सेज, इससे कैसे मोनोपोली क्रिएट होती है। when one company exerts sole control over the resource that is necessary for the production of a specific product, the market may become a monopoly. इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक कंपनी है जिसके पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट बनता है और वो किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट में सिर्फ वही बना सकती है ना। तो ऐसा देखते हैं, फॉर एग्जांपल द ओनली मेडिकेशन डीम्ड एक्सेप्टेबल टू ट्रीट अ डिजीज comes from a particular ingredient X, and knowledge of this ingredient X is owned by a single family owned company. The company can therefore be said to have a monopoly over ingredient X that is needed to cure the disease because it is the only company that can produce a product deemed acceptable. Okay. जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग कंपनी है और कोई डिजीज है, लेट सपोज करते हैं ए कोई डिजीज है, ओके, इसको बनाने के लिए ए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ओके, ए इंग्रेडिएंट्स होना ही चाहिए इसमें, वरना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ए जो है उसकी नॉलेज जो है वो सिर्फ एक्स फर्म्स को है, तो इसका मतलब एक्स फर्म क्या करेगी, मोनोपोली, उसकी मोनोपोली हो जाएगी ए पर, है ना। तो मार्केट में सिर्फ वही प्रोडक्ट बना पाएगी जिसमें ए होगा, ए इंग्रेडिएंट्स होगा। वही एग्जांपल में बोला गया है कि ऑनरशिप ऑफ की रिसोर्सेज, ओके, इससे भी मोनोपोली क्रिएट होती है। सेकंड इज द नेचुरल मोनोपोली। कभी कभी क्या होता है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना की रिसोर्सेज को ऑन किए हुए अपने आप मोनोपोली जो है क्रिएट हो जाती है। कैसे, मार्केट में बिकम आल्सो मोनोपोली सिंपली बिकॉज इट मे बी मोर
cost effective for one company to serve the whole market than to have several smaller firms in competition with another. A company with a virtual unlimited economies of scale is referred to a natural monopoly. Natural monopoly क्या होती है? जिसके पास अनलिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, ओके, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए. एंड सच फर्म्स बिकम मोनोपोलीज ड्यू टू देयर पोजीशन साइज which makes it impossible for new entrants in the market to compete price wise. Okay, the natural monopolies are common in industries with a high fixed cost and low margin cost of the operation, such as the providers of the television, telephone and internet services. ओके, सो जैसे इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात की जाए, या जैसे गूगल हो गया है ना, या अगर बेस्ट या जो बिग मोनोपोली का एग्जांपल दिया था उसको कार्टेल एक तरीके से उसको बोला जाता है, ओपेक को बोला जाता है ना, ऑयलिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री है ना, यानी कि ओपेक जो कई कंट्रीज का ग्रुप है ना, ये मिलकर जो है ऑयल का प्रोडक्शन डिटरमिन करते हैं, तो एक ही कोई डिसाइड करता है इनमें से जो मेन होता है. ओके, सो अगले पॉइंट पे चलते हैं. Intellectual property productions. Extending intellectual property production to company in the form of patents and copyrights is yet another way in which the monopolies are created. When government does this, it is in fact giving a single company an exclusive right to provide a particular product or service to the market. तो लेट सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने किसी को परमिशन दे दी कि ये प्रोडक्ट आप ही बेचोगे, तो बिना परमिशन के कोई प्रोडक्ट तो बेच ही नहीं सकता ना आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस फर्म को, एक्स फर्म जो है उसको क्या कर दिया, उसको परमिशन दे दिया. तो एक्स फर्म के अलावा जो है और कोई ये काम नहीं कर सकता. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने किया. ओके, यह हो सकता है कि उस फर्म ने पेटेंट राइट्स करवा रखा हो, पेटेंट राइट्स और कॉपी राइट्स हो, जिसकी वजह से दूसरा कोई जो है वो उसे कॉपी नहीं कर सकता. दिस क्रिएट्स अ टेम्पररी मोनोपोली इन द मार्केट विद रिगार्ड्स टू न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ओके, सो जब तक इसकी टाइम पीरियड होता है पेटेंट का या कॉपीराइट्स का, पेटेंट्स का, तो तब तक वो मोनोपोली होती है, और जब तक कोई नया प्रोडक्ट ना आ जाए ना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो जाए. सो गवर्नमेंट फ्रेंचाइज. ओके, सो इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देती है या फिर गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है इन सर्टेन इंस्टा, या गवर्नमेंट खुद ही वो इंडस्ट्रीज को हैंडल करती है. ओके, large scale पर. A monopoly may be explicitly created by the government if it grants a single company, whether private or government owned, the right to conduct the business in a particular market. For example, when National Railway Transportation Service is created by the government, in most of the cases, they are granted a monopoly on the operation of the passenger trains in the country. As a result, other firms are only able to offer a passenger train services with the cooperation and permission of the government-owned provider. Okay. अब अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो हमें पता है कि फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है. ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकती हैं. प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है. दूसरा पॉइंट है प्राइस कंट्रोल होता है. ओके, प्राइस कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट कंट्रोल होता है. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट ही अर्न करेगी. यानी कि मोनोपोली जो फर्म है हमेशा इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है वो अर्न करेगी. इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, जहाँ पर प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो होता है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है, और मोनोपोली फर्म जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, यानी कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बोथ में ये इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है. इकोनॉमिक प्रॉफिट. ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फर्म में प्रोडक्शन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में लेस किया जाता है, लेस आउटपुट प्रोड्यूस होता है. अब प्राइसेस जो हैं परफेक्ट कंपटीशन के प्राइसेस में हाई होते हैं. यहाँ प्राइस हाई होता है, हाई प्राइस और लेस प्रोडक्ट है ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. तो आई होप आपको समझ में आया हो मोनोपोली के बारे में. इसका प्राइस डिटर्मिनेशन हम आगे पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.